जय हिंद साथियों, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2 के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर आए हैं। 3 अगस्त से लेकर आपका पेपर 21 अगस्त तक चलेगा साथियों। कुछ दिन आपके पास टाइम बचा है। यदि आप अपना एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो इन क्लास को अंत तक देखिएगा। इसमें आपको साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें कि रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस के इम्पोर्टेंट क्लास होगा। तो आप सभी जो हैं साथ में पेन पेपर लेकर बैठिएगा और खुद से भी प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिएगा। तो साथियों, आज की क्लास का ये पहला प्रश्न होगा। प्रश्न में कहता है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपके प्रश्नवाचक चिन्ह है, बताना है इस जगह कौन सी संख्या आएगी। तो संख्याओं को आप ध्यान से देखो, संख्या धीरे धीरे आपका बढ़ती जा रही है। तो साथियों, सबसे पहले आप 6 से 13 पर जाओगे। यदि हम 6 से 13 पर जा रहे हैं तो यहाँ पर +7 किया गया है। 13 से 21 पर जा रहे हैं तो +8 किया गया। 21 से 30 पर जाने के लिए +9 करना होगा और 30 से 40 पर जाने के लिए +10 करना होगा। अब आगे क्या करना है ये आपको देखना है। तो 7, 8, 9, 10 के बाद आपको 11 जोड़ना है। यदि हम 40 में से 11 को जोड़ेंगे तो आपका 51 प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 51 होगा और 51 जो है आपके विकल्प बी में दिया गया है। तो साथियों, आपका बी यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आप 2 को देखिएगा। तो ये आपके प्रश्न संख्या 2 रहा। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहला संख्या से संबंध है। जैसे आप यहाँ पर बताइएगा कि 13 का संबंध जो है 109 के साथ है, वही सेम पैटर्न आपको बताना है 24 किसके साथ होगा। तो थोड़ा आप ध्यान से संख्याओं को समझिएगा। यदि आप 13 से 109 पर जाने का प्रयास करते हैं तो 13 गुना 8 कीजिए। 13 गुना 8 104 होगा और 104 में आप 5 को अपने मन से जोड़िए तो 109 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार 24 गुना 8 कीजिएगा। तो पहले 24 गुना 8 करो, कितना मिल रहा है? 8 चौके 32, 8 दूना 16 3 19, 192। और जैसा पहला में आपने अपने मन से 5 को प्लस किए थे, उसी प्रकार आप 192 में भी 5 को प्लस कीजिएगा तो ये आपका 197 आएगा। और 197 जो है साथियों डी में दिया गया है। तो डी आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका ये 3 जो है वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा कि एक कक्षा के सभी 38 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। आयुष दाएं छोर से 16वें स्थान पर, जबकि मीना बाएं छोर से 21वें स्थान पर हैं। तो आयुष और मीना के बीच कितने व्यक्ति खड़े हैं? तो बहुत सिंपल है, आप 16 और 21 को जोड़ दो। 16 और 21 को यदि हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 37 प्राप्त होगा और इन 37 में से आप कुल स्टूडेंट को घटा दो। 38 में से 37 चला जाएगा तो उनके बीच एक स्टूडेंट होगा। उनके बीच कितने विद्यार्थी हैं होगा? तो उसके पास जो है एक विद्यार्थी होगा और विकल्प डी में 1 दिया गया है। तो डी यहाँ से आपके जो है विल बी द राइट आंसर हो। तो आइए अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या आपके ये 4 रहा। एक निश्चित कोड भाषा में TMCB को 76, GKIR को 90 लिखा जाता है। उसी भाषा में VAPD को कुट क्या होगा?
तो सबसे पहले आप ये लॉजिक लगाओ, जिस प्रकार इन दोनों में आप पैटर्न को लगाओगे सेम पैटर्न आपको इसमें भी लगाना है। जैसे हम सभी जानते हैं टी का नंबर क्या होता है, 20 होता है, एम का नंबर 13 होगा, सी का नंबर 3 होगा और बी का नंबर 2 होगा। इन सभी को आपस में हम जोड़ देंगे। 20 और 13 आपका होगा 33, 33 और 3 आपका हो जाएगा 36, 36 और 2 होगा 38। क्या हम 38 को डबल करेंगे तो 38 का डबल आपका 76 होगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। सेम पैटर्न आपको सेकेंड वाले में भी लगाकर चेक करना है। जी का नंबर 7, के का नंबर 11, आई का नंबर 9, आर का नंबर 18। इन सभी को साथियों आप एक बार ऐड करो। तो यहाँ पर इकाई को इकाई के साथ करते हैं। 9 और 8 17, 17 1 18, 18 7 आपका होगा 25, हासिल आपका रहेगा 2, 2 1 3 1 4 45। जैसे आप पहले वाले में डबल किए, इनको भी आप डबल करो। तो 45 का डबल क्या होगा, 45 का डबल 90 होगा, जो कि यहाँ पर 90 दिया गया है। सेम पैटर्न आप यहाँ पर भी लगाइएगा साथियों VAPD में। तो देखो बी का नंबर आपका 22 होगा, ए का नंबर 1, पी का नंबर 16, डी का नंबर 4। सभी को जोड़ेंगे 16 4 20, 20 और 1 21 होगा, 21 22 22 44, 44 में से 1 चला जाएगा 43, यानी 22 1 16 4 को जोड़ोगे तो 43 मिलेगा। जिस प्रकार आपने उन दोनों में से अपने मन से 2 से गुना किया था, उसी प्रकार आप 43 में भी अपने मन से 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 86 प्राप्त होगा। और 86 आपके विकल्प बी में दिया गया है, तो बी यहाँ से देखिएगा बिल्कुल आपके सही आंसर होगा। तो चलिए साथियों अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे ध्यान से आप प्रश्न संख्या 5 को। और मैं बता दूं साथियों, यदि अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को आप ऑल पर कीजिएगा, ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। और ये डेली क्लास आपका सुबह 5 AM मॉर्निंग पर चलते हैं, तो ज़रूर आप साथियों इन क्लास को ज्वाइन करें और अपने तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें। तो प्रश्न संख्या 5 जो है आप अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। इसमें कहा यदि नीचे दिए गए 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित हैं, ये आपके बाएं हैं, ये आपके दाएं हैं, का यह सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम कितना होगा। पहले आप प्रश्न को समझिए। यदि सबसे बड़ी संख्या, तो आप इनमें सबसे बड़ी संख्याओं को ढूंढो कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या 619 है, तो यहाँ पर हमने 619 को लिखा। फिर दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या, तो दूसरे अंक का सबसे छोटी संख्या आपको देखना है। तो दूसरे अंक का इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है साथियों। यदि आप ध्यान से देखिएगा दूसरे अंक सबसे छोटी संख्या तो आपका 351 हो जाएगा। अब फिर कहा देखो सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए, तो साथियों यहाँ पर आप दूसरे अंक के जोड़ दो। यहाँ पर आपका 1 होगा और दूसरा अंक यहाँ से 5 है, तो इनका आप योग करो। जब इनका योग कीजिएगा तो 6 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। और 6 कहाँ पर है, तो 6 आपके विकल्प सी में दिया गया है। तो साथियों आपका सी यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 6 है। इसमें कहा उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। जैसे मंत्री का संबंध जो है परिषद के साथ है। मंत्री का संबंध क्या है, परिषद के साथ है। उसी प्रकार नाविक का संबंध किनके साथ होगा। तो साथियों जिस प्रकार मंत्री परिषद के अंतर्गत आते हैं, उसी प्रकार नाविक किसके अंतर्गत आएगा। तो देखो नाविक जो होता है साथियों वो जो है कप्तान के अंतर्गत होगा। किसके अंतर्गत रखे जाएगा, उसको कप्तान के अंतर्गत रखा जाता है। जब तक कप्तान नहीं रहेंगे तब तक साथियों ना चलना मुश्किल होते हैं। इसलिए आपका यहाँ से बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अब आइए प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। ध्यान से प्रश्नों को देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 101% आपके पेपर में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न में कहा कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे आपके पास कुछ शब्द दिए गए हैं, ध्यान से आप इन शब्दों को देखिएगा, भाई, भतीजे और चाचा। इसका किस प्रकार का डायग्राम बनेगा? तो सबसे पहले हम यहाँ से एक भाई का डायग्राम बना लेते हैं। ये भाई का डायग्राम है। फिर साथियों भतीजे का डायग्राम बनाएंगे। भतीजे का डायग्राम बनाने से पहले भाई और भतीजा में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो क्या भाई भतीजे नहीं होते हैं क्या? कुछ भाई जो हैं किसी के भतीजे भी लगते हैं और कुछ भतीजे जो हैं किसी के भाई भी लगते हैं। लेकिन ये आप नहीं कह सकते हो कि सभी भाई जो हैं भतीजे होते हैं, और ना तो ये भी आप कह सकते हो कि सभी भतीजे भाई होते हैं। तो कुछ वाला संबंध बनेगा। दूसरा फिर है चाचा। चाचा का डायग्राम बनाने से पहले भतीजे और चाचा में क्या संबंध है ये देखो। तो देखो कुछ चाचा भतीजे होते हैं, कुछ भतीजे चाचा होते हैं किसी का। फिर कुछ भाई चाचा भी होते हैं, कुछ चाचा भाई भी होते हैं। तो कुछ इस प्रकार के डायग्राम होगा। और इस प्रकार के डायग्राम देखा जाए तो विकल्प डी में दिया गया है। तो यहाँ से आपका डी जो है साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप प्रश्न संख्या 9 को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके प्रश्न संख्या 9 है। इसमें कहा कि ए बी सी डी ई और एल एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना देते हैं। कुल साथियों 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई तक 5 एल 6, और सभी का मुख केंद्र की तरफ है, यानी सभी अंदर की ओर देख रहा है। तो 5 लोग हैं तो 2 और ये 4 बैठ गया, और यहाँ से इधर से बैठा दिए 5 बैठ गया। ध्यान से आप प्रश्नों को एक एक करके हल कीजिए। प्रश्न में कहा कि बी के बाएं से गिनने पर ए और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठता है। बी के बाएं से गिनने पर, यदि साथियों मैंने यहाँ पर बी को बैठाएंगे तो बी के बाएं इधर होगा। तो बी के बाएं से गिनने पर ए और बी के बीच 2 व्यक्ति बैठा है, तो मैंने 2 जगह खाली छोड़ा। आगे कहा सी जो है ए के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। सी जो है ए के ठीक दाएं पड़ोस में, तो ए का दायां इधर आएगा, तो सी आपका इस लाइन पर बैठेगा। आगे देखो कहा ई और बी दोनों का निकटतम पड़ोसी डी है। किसका किसका? ई और बी का निकटतम पड़ोसी डी है। तो ठीक है, ई और बी का निकटतम पड़ोसी कौन है? डी है। तो साथियों आप किस तरह से हल कर सकते हो प्रश्नों को? कहा ई और बी दोनों का निकटतम पड़ोसी डी है। यदि हम यहाँ पर डी को रखते हैं, यदि यहाँ पर हम डी को रखेंगे तो साथियों यहाँ पर ई और बी का निकटतम पड़ोसी डी नहीं हो सकता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर मुझे यहाँ पर आपको ई रखना होगा इधर। तो यहाँ पर देखो बी जो है डी और ई का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। तो इस कंडीशन सेटिस्फाइड यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। ई और बी दोनों का निकटतम पड़ोसी डी है। तो साथियों ई और बी का दोनों का निकटतम पड़ोसी डी तो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? ध्यान से आप इनको हटाओ, एक बार फिर से बनाओ। एक बार पुनः मैं यहाँ से शुरू से बना रहा हूँ। बोला ई और बी दोनों का निकटतम पड़ोसी डी है। तो यहाँ पर मैंने डी को रखा, यहाँ पर बी को रखा और यहाँ पर ई को रखा। साथियों ई और बी का दोनों का निकटतम पड़ोसी डी है। अब आगे क्या कहा था? बी के बाएं से गिनने पर। तो साथियों बी के बाएं से गिनने पर, बी के बाएं से गिनने पर ए और बी के बीच 2 व्यक्ति बैठा है। तो ए को यहाँ पर बैठा देंगे। तो बी के बाएं से गिनने पर ए और बी के बीच 2 व्यक्ति बैठा है। अभी तक साथियों कौन नहीं आया है? अभी तक सी नहीं बैठा है, तो आपको यहाँ पर सी को बैठा लेना है। लेकिन सभी को कंडीशन को सेटिस्फाइड कराना है। सी जो है ए के ठीक दाएं है। तो साथियों ए के ठीक दाएं कौन है? ए के ठीक दाएं सी है क्या? यहाँ पर इस लाइन थोड़ा सा सही होना चाहिए, ए के यहाँ पर बाएं होगा। इस क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा।
ए के बाएं कौन है, ए के बाएं सी है। आगे कहा ई और बी दोनों का निकटतम पड़ोसी डी है। हाँ, ई और बी दोनों का निकटतम पड़ोसी डी है। तो सी के निकटतम पड़ोसी कौन है? तो साथियों सी का निकटतम पड़ोसी ए और बी होगा। सी का निकटतम पड़ोसी कौन होगा? ए और बी होगा। जब क्वेश्चन ही गलत था तो ऑप्शन भी तो गलत होगा ही। तो सी का निकटतम पड़ोसी ए और बी होगा। तो यहाँ से आपका विकल्प ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए साथियों अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे प्रश्न संख्या आप ध्यान से 10 को। तो ये आपके प्रश्न संख्या 10 रहा। इसमें का तरुण बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर 65 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो साथियों इसके लिए आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। जैसे ऊपर की ओर उत्तर हो जाएगा, नीचे की ओर दक्षिण होगा, दाएं हाथ की तरफ पूर्व होगा, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होगा। अब एक एक प्रश्नों को यहाँ से हल कीजिए। का तरुण बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर 65 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक, मान लेते हैं वह बिंदु ए यहाँ था और इस जगह से पूर्व की ओर 65 किलोमीटर ड्राइव करता है। आगे देखो क्या कहा, फिर वह बाएं मुड़ता है और 42 किलोमीटर। यदि आप पूर्व की तरफ जा रहे हो और बाएं मुड़ोगे तो उत्तर की दिशा चलोगे, उत्तर ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर चला दो। वह कितना चलता है? 42 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है 78 मीटर चलता है। यदि आप उत्तर की तरफ जा रहे हो और फिर बाएं मुड़ोगे तो पश्चिम की तरफ चलोगे, कितना चलता है? 78 चलता है। लेकिन ये दूरी तो आपका साथियों 65 ही होगा, सामने वाला दूरी 65 होगा। तो 78 में से 65 को घटा देंगे तो पता चलेगा ये दूरी 13 है। ये दूरी आपका कितना इधर एक्स्ट्रा चला? 13 चला। ठीक, टोटल दूरी आपका 78 हो जाएगा। अब आगे देखो क्या कहा, फिर वह बाएं मुड़ता है और 71 किलोमीटर चलता है। साथियों यदि आप अभी पश्चिम की तरफ जा रहे हो और बाएं मुड़ोगे तो नीचे की ओर जाओगे और देखो 71 चलता है, यानी कि सामने वाला दूरी आप ले लो। ये दूरी यदि 42 है तो ये दूरी भी आपका यहाँ पर 42 ही होगा। लेकिन उसने कहा टोटल 71 चलता है, तो हम देख लेते हैं 71 में से 42 को घटा देंगे तो शेष दूरी निकल जाएगा। 11 में से 2 जाएगा 9, 6 में से 4 जाएगा 2, यानी कि शेष दूरी कितना चल रहा है? शेष दूरी यहाँ से 29 चलता है। ठीक, तो उसके बाद देखो साथियों का वो अंत में बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। यदि आप अभी दक्षिण की तरफ जा रहे हो और बाएं मुड़कर चलोगे पुनः आप जो है साथियों पूरब की तरफ चलोगे तो 13 इतने ही दूरी होगा, क्योंकि यह वाला जितना दूरी 13 है वही दूरी आपका नीचे भी 13 कहलाएगा। तो इस बिंदु पर अभी जाकर वह रुक जाता है और उस बिंदु का नाम क्या दिया? उस बिंदु का नाम उसने पी दिया। अब पूछा बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी न्यूनतम दूरी और किस दिशा में चलना होगा? सबसे पहले तो देखो ऊपर की ओर जाएगा तो उत्तर की ओर जाएगा और कितनी जाएगा? यदि ये दूरी यहाँ से यहाँ 29 है तो ये भी दूरी तो साथियों 29 ही होगा। तो कह सकते हैं कि 29 किलोमीटर उत्तर की ओर जाएगा। देखिएगा सी वाले विकल्प में है तो सी आपका राइट आंसर होगा। सी क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 को देखिए। इसमें कहा यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? साथियों प्लस के जगह माइनस रखना है, माइनस के जगह प्लस रखना है, गुना के जगह भाग रखना है, भाग के जगह गुना रखना है। तो देखो माइनस है यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, गुना है यहाँ पर आपका भाग हो जाएगा, प्लस है यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, भाग है यहाँ पर गुना हो जाएगा। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार आप ये 4 बार में कट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 88। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये आपका 88 हो जाएगा और इधर आपका हो जाएगा प्लस में देखो इधर आपका हो जाएगा +4, माइनस हो जाएगा 4 गुना 3 कीजिएगा 12 होगा। तो 88 और 4 आपका 92 होगा, 92 में से 12 चला जाएगा तो 80 हो जाएगा। तो आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या प्राप्त होगा? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 80 प्राप्त होगा। और 80 कहाँ पर दिया गया है? विकल्प बी में दिया गया है। तो साथियों आपका बी यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या आपका 12 कहता है कि कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुनें। ये आपके कथन है और ये आपके निष्कर्ष हैं। तो ध्यान से आप साथियों देखिएगा। कथन में कहा कि सभी पेन कप हैं। समझने के लिए हमने पी से पेन बना लिए। सारे पेन क्या है? सारे पेन कप हैं। दूसरा कहा सभी कप बोतल हैं। जितने के जितने कप हैं सारे कप क्या है? बोतल के अंदर हैं। फिर कहा कुछ कप जो है मग हैं। कुछ कप क्या है साथियों? कुछ कप मग हैं। अब निष्कर्ष देखो क्या कहता है? कुछ बोतल मग हैं। क्या कुछ बोतल मग हैं? तो बोतल का डायग्राम साथियों ये रहा आपका और मग का डायग्राम ये रहा। तो कुछ इसके अंतर्गत हिस्सा कट हो रहा है तो बिल्कुल ये आपका सही होगा। दूसरा कहता है कि कुछ पेन जो है मग हैं। क्या कुछ पेन मग हैं? पेन का डायग्राम यहाँ है और मग का डायग्राम यहाँ पर है। तो मैं देख पा रहा हूँ इसके बीच में कोई रिलेशन, कोई संबंध नहीं है। तो साथियों ये आपका रॉन्ग होगा। ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है और ये चीज आपके विकल्प जो है डी में दिया गया है। तो साथियों आपका डी यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 इसमें कहता है उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्नलिखित सेटों की संख्याएं संबंधित हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है इसमें क्या पैटर्न लगा है। जो पैटर्न आप इन दोनों में लगाइएगा वही पैटर्न सेम आपको ऑप्शन में से भी लगाना है। तो 25 से 37 पर जा रहे हैं तो यहाँ पर प्लस 11 किया। 37 से 53 पर जा रहे हैं तो यहाँ पर प्लस 16 किया। फिर देखो 40 से 52 पर जा रहे हैं। यदि हम 40 से 52 पर जाएंगे तो क्या हो रहा है साथ? यहाँ पर भी 12 ही प्लस क्या है? 11 नहीं। 25 से 37 पर जाने के लिए 12 प्लस, 40 से 52 पर जाने के लिए 12 प्लस और 52 से 68 पर जाने के लिए 16 प्लस, यानी 12 और 16 प्लस किया गया है। वही देखना है किस जो है विकल्प में पैटर्न लग रहा है। 9 से आप 21 पर जाते हो तो 9 से 21 पर जाने के लिए यहाँ पर जो है 12 प्लस किया गया है। ठीक, 9 से 21 पर जाने के लिए 12 प्लस, 21 से 33 पर जाने के लिए 21 से 33 पर जाने के लिए भी शायद 12 ही प्लस किया है। 2 1 3 और 2 1 3, जबकि यहाँ पर 16 प्लस होना चाहिए था। तो ये विकल्प आपका गलत होगा। साथ ही हम डी को चेक कर लेते हैं। 26 से 38 पर जाने के लिए 12 प्लस किया गया। 38 से 54 पर जाने के लिए 16 प्लस किया। जो पैटर्न आपने सेट समुच्च में लगाए थे वही पैटर्न आपका जो है डी में लग रहा है। तो यहाँ से साथियों डी आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आपके मैथ्स के प्रश्न हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये प्रश्न का आंसर आपको साथियों कमेंट में बताना है। इसका आंसर जो है आप कमेंट में करके बताइएगा। अब देखो ये प्रश्न कहता है कि 4 साल के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों की आयु का योग जो है 60 साल है। तो सबसे छोटे बच्चों की आयु क्या होगा? तो मुझे नहीं पता है, हम मान लेते हैं छोटे बच्चे की आयु x है। तो चारों का योग करेंगे, दूसरे बच्चा का x प्लस 4 होगा। 4 इसलिए आया क्योंकि 4 साल का ही अंतर है। फिर तीसरे बच्चा का x प्लस 8 हो जाएगा और चौथे बच्चा का x प्लस 12 होगा। जब इन सभी को हम ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 60 के बराबर होगा। तो x x x x, तो साथियों कै x हो गया? तो 4x हो गया। प्लस में 8 4 12, 12 और 12 24 होगा। बराबर इधर आपका 60 होगा। तो 4x बराबर क्या होगा? 60 माइनस आपका यहाँ 24 होगा। तो 4x में से 60 को घटा दोगे। 10 में 4 गया 6 और 5 में 2 गया 3, 36। तो 4 नामक के 36 होगा, यानी x बराबर क्या होगा? 9 होगा। और मुझे पूछा था सबसे छोटे बच्चे, सबसे छोटा बच्चा कौन होगा? x का ही तो मान होगा।
दूसरा बच्चा x+4 होता, तीसरा बच्चा x+8 होता, चौथा बच्चा x+12 होता। लेकिन आपसे पूछा सबसे छोटे बच्चों का उम्र, तो सबसे छोटे बच्चों का उम्र 9 साल होगा। और 9 देखिएगा साथियों, आपके विकल्प बी में दिया गया है, तो बी आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो ये साथियों आपके जीके जीएस और साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न कहता है कि ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है। तो साथियों इसका सही जवाब होगा सिंगापुर। यदि आप ए का चयन किए हैं तो राइट आंसर है सिंगापुर। अगला प्रश्न है 10 जुलाई 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा रांची में क्या है। यदि आप सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 17 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ। तो इसका सही जवाब होगा इंडोनेशिया। यदि आप यहां पर डी का चयन किए हैं तो राइट आंसर है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहां आयोजित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। कहां आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में। बी जो है आपका बिल्कुल यहां से सही आंसर होगा। तो अगला प्रश्न है कि भारत चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है। तो राइट आंसर होगा 2028 में। कौन सा वर्ष, तो साथियों 2028 में। सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 11 जनवरी 2026 को भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है। तो ये क्या है साथियों, सुदर्शन चक्र। यदि आप ए का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके सही आंसर हैं सुदर्शन चक्र। तो आगे की प्रश्न देखिएगा। कहा RBI ने लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख की है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 20 लाख किया है। यदि आपका यहाँ से बी का जवाब आया है तो बिल्कुल आपके सही आंसर हैं। वर्ष 2027 में AI समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा जिनेवा में किया जाएगा। डी जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर होगा जिनेवा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से चेयरपर्सन BWF एथलेटिक्स कमीशन की अध्यक्षता कौन है। तो साथियों इसका सही जवाब होगा शोड मारिन। यहाँ से भी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शोड मारिन। तो अगला प्रश्न है कि 19वां सूर्य किरण 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन के बीच हुआ था। तो राइट आंसर होगा भारत और नेपाल के बीच। किन के बीच हुआ था, भारत और नेपाल के बीच। ये आपके यहाँ से राइट आंसर होगा। आगे की प्रश्न है ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिति 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो साथियों ये पूरी ओडिशा में हुआ था। ये आपका यहाँ से राइट आंसर होगा पूरी ओडिशा में। अगला प्रश्न है कि भारत का चौथा अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा। तो साथियों इसका सही जवाब होगा मैत्री सेकेंड होगा। सी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आगे की प्रश्न है दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है। तो साथियों ये तीसरा स्थान पर है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न है चक्रवात मोन्था का नामकरण किस देश ने किया है। तो इसका सही जवाब होगा थाईलैंड। यदि आप सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके राइट आंसर हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। तो ये किया गया है 2026 में। कौन सा वर्ष, 2026।
सी आपका राइट आंसर होगा। आगे हैं, किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो साथियों जेम्स एडरसन। यदि आप डी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है जेम्स एडरसन। अगला प्रश्न है कि 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया गया है? तो याद रखिएगा ये बेलम ब्राज़ील में आयोजित किया गया है। सी आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो साथियों राइट आंसर होगा विश्वनाथ आनंद कप। बी आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे हैं, भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। तो ये 48 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 48 पदक। बी आपके सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का संयोजी ऊतक पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है? ब्लड, लिगामेंट, ज्वाइंट या टेंडोन? तो शायद इसका राइट आंसर होगा टेंडोन यानी कंडरा, जिसे आप हिंदी में कहते हैं। डी आपका यहाँ से सही आंसर होगा। आगे प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो साथियों याद रखिएगा तंबाकू। बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा तंबा। अगला प्रश्न है कि लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा और पानी दोनों। बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा हवा और पानी। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। मनुष्य में बच्चे का लिंग का निर्धारण पिता के शुक्राणु के कारण होता है। नहीं, आप कह सकते हो कि ये आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या वन में उगते या बढ़ते पौधों में पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखने में सहायता करता है? तो जवाब इसका होगा अपघटक। क्या जवाब आएगा? अपघटक। डी जो है आपके राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि पादप कोशिका रिक्तिका के अंदर उपस्थित तरल का नाम क्या है? तो इसका जवाब होगा कोशिका रस। डी जो है आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा रूपांतर के दौरान किसी निकाय की कुल ऊर्जा डैश है? तो याद रखिएगा अपरिवर्तित रहती है। सी आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा अपरिवर्तित रहती हैं। तो अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो जवाब आएगा सोना। यदि आपका डी चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके सही हैं। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो होता है वह सोना होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में निषेचन के बाद भ्रूण शरीर के किस भाग में प्रत्यारोपित होता है? तो साथियों ये होता है गर्भाशय में। यदि आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा, ए लगाए हैं तो राइट आंसर है। अंडाशय गलत होगा, डिम्बाइनी और अमाशय ये सब गलत हैं, यानी आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है गर्भाशय। अगला प्रश्न है, गैस कणों की निरंतर गति के कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? तो याद रखिएगा विसरण होता है। क्या होता है? विसरण होता है। सी यहाँ से बिल्कुल आपके सही आंसर होगा। तो साथियों ये आपके मैथ्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। देखो प्रश्न में कहा कि एक पर्स में 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के 3:2 के अनुपात में हैं। यदि कुल धनराशि 70 है तो कुल कितने सिक्के हैं? तो सबसे पहले आप ये समझो कि 1 रुपये वाले कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के हैं तो 3 रुपये हो गया। 2 रुपये वाले कितने सिक्के हैं? 2 सिक्के हैं तो 4 रुपये हो गया। अनुपातिक राशि में x लगा लिए। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 70 के बराबर होगा। 4 और 3 को जोड़ेंगे 70, तो x का मान क्या निकल कर आया? x का मान 10 निकल कर आया।
अब यहाँ से साथियों कुल आपके सिक्कों की संख्या पूछा। तो देखो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 3 वाले नोट कितना है, 1 वाले सिक्का 3 था और 2 वाले सिक्का 2 था, तो कुल 5 सिक्का हुआ। तो अनुपात 1 का मान 10, तो अनुपात 5 का मान बताइए। तो अनुपात 5 का मान 50 होगा। तो कुल कितने सिक्कों की संख्या निकल कर आ जाएगी, कुल 50 सिक्का। यदि आप ए का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके राइट आंसर हैं। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, और आज की क्लास की अंतिम प्रश्न है। आप सभी बताइएगा इन प्रश्नों में कुल कितने राइट किए हैं, एक बार कमेंट करके, और पहले इन प्रश्न का आंसर दीजिए। कहा ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 3, 6 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए उसी काम का 3 गुना काम करने में उन्हें कितना समय लगेगा, आपको दिन में बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, ए किसी काम को 3 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 6 दिन में करता है, सी उसी काम को 10 दिन में करता है। तो साथियों सबसे पहले यहाँ पर आप देखो कुल कितना काम है, इफिशिएंसी निकालो। तो इफिशिएंसी निकालने के लिए 3, 6 और 10 का एलसीएम लिया जाता है। तो सिंपल आपको पता है कि 3, 6, 10 का एलसीएम क्या होगा। तो 3, 6, 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 30 ईंट हैं। कितना ईंट हैं, 30 ईंट। और ए ने 3 दिन में ढोता है, इसका मतलब डेली उसने 10 ईंट ढोया। उसके बाद बी ने जो है 6 दिन तक काम करता है, इसका अर्थ होगा कि वो डेली 5 ईंट ढोएगा, क्योंकि 30 ईंट है और ये 6 दिन तक कार्य करता है। तो 5 ईंट हुआ डेली ले जाएगा, तब जाकर 6 दिन में कंप्लीट कर पाएगा। सी ने साथियों 10 दिन तक कार्य करता है, तो उसने पर डे 3 ईंट ढोया। अब देखो तीनों एक साथ काम पर लगेगा। ए ने साथियों ए की क्षमता 10 है, बी की क्षमता 5 है, सी की क्षमता 3 है। यदि तीनों मिल जाए तो एक दिन में 18 ईंट ढोएगा। पर 10, 5, 15, 3, 18। लेकिन इनका 3 गुना काम करना है, 30 का 3 गुना कर देंगे और 18 से भाग लगाएंगे। 3 एक कम 3, 3 6 के 18, 6 कम 6, 6 पंचे 30। हम कह सकते हैं कि 5 दिन में वो काम को कंप्लीट कर पाएगा। तो साथियों यहाँ से आपका 5 क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। और अभी तक आप इस वीडियो को साथियों लाइक नहीं किए हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो ऑल कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके। और जितने भी साथियों आप सभी के पास स्टडी ग्रुप हैं, आप उन सभी स्टडी ग्रुप में एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, ताकि और आगे बच्चों का हेल्प हो सके। तो चलिए साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।